नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण यादव अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी फंडामेंटल्स के माध्यम से, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हमने एक वीडियो श्रृंखला शुरू की है वर्तमान परीक्षाओं के संदर्भ में, और उसी श्रृंखला में या उसी कड़ी में आज हम आगे बढ़ते हैं। आज हम अध्ययन करेंगे जलवायु का। आज हम भारत की जलवायु का अध्ययन करेंगे। भारत की जलवायु का अध्ययन करेंगे। आज हम देखेंगे भारत की जलवायु की अर्थ, परिभाषा एवं प्रकृति, और इसी में आगे बढ़ते हैं। जलवायु क्या है? वायुदाब, आर्द्रता एवं वर्षण आदि के संदर्भ में किसी क्षेत्र विशेष पर तथा स्थान विशेष पर वायुमंडलीय दशाओं का या इन वायुमंडलीय दशाओं का अल्पकालिक जो प्रवृत्ति है वो कहलाती है मौसम। और यही प्रवृत्तियाँ आर्द्रता, वायुदाब, जब ये प्रकृतियाँ, या मैं कहूँ कि ये प्रकृतियाँ जो लंबे समय तक शो ऑफ होती हैं या लंबे समय तक दिखाई देती हैं किसी स्थान विषय पर, उसी टाइम ड्यूरेशन के दौरान समय विशेष पर, तो वो क्या कहलाती है? जलवायु। और उसी जलवायु के संदर्भ में हम भारत की जलवायु का अध्ययन करेंगे। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप सब लोगों को विदित है, यह हम अध्ययन करते हैं कि भारत की जलवायु की प्रकृति मानसूनी है। भारत की जलवायु की प्रकृति कैसी है? मानसूनी जलवायु है। और भारत की जलवायु को भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 4 भागों में बांटा गया है, जो निम्न प्रकार से हैं। उनको देखते हैं हम कौन कौन से भागों में बांटा गया है। 4 भागों में। सबसे पहले हम देखते हैं मार्च 15 से लेकर के जून 15 तक। ये क्या कहलाता है? ग्रीष्मकाल कहलाता है भारतीय मौसम विभाग के अनुसार। उसके बाद जून 15 टू सितंबर माह तक वर्षा काल कहलाता है या वर्षाकालिक जलवायु कहलाती है। और सितंबर से लेकर के दिसंबर तक का जो समय होता है वो शरद, और दिसंबर से लेकर के दिसंबर टू मार्च शीत ऋतु कहलाती है। ये भारतीय मौसम विभाग या भारतीय मौसम विभाग के अनुसार है। अब हम देखेंगे कि भारत में मानसून का आगमन कब होता है। भारत में मानसून का आगमन किस समय होता है? कि भारत की जलवायु में मानसूनी जलवायु है, तो उसमें मानसून का प्रभाव या मानसून का आगमन कब होता है। हम आगे बढ़ेंगे, देखते हैं। सबसे पहले जो मानसून का इंडिया में आगमन होता है वो 20 मई के लगभग होता है। 20 मई को मानसून अंडमान निकोबार द्वीप समूह से भारत में प्रवेश करता है। उसके बाद 1 जून को मानसून केरल एवं मालाबार तट, त्रिपुरा, मिजोरम, हम कहें कि पूर्वी राज्यों से होता हुआ भारतीय मानसून है वो आता है। उसके बाद 7 जून को कोलकाता मानसून पहुंचता है। 10 जून को मानसून मुंबई पहुंचता है। 11 जून को मानसून सौराष्ट्र के तट पर पटना पे दस्तक देता है। उसके बाद 15 जून को वाराणसी, उत्तरी भारत में मानसून प्रवेश करता है सौराष्ट्र तट से, पटना से, और 15 जून के लगभग वाराणसी से यानी कि उत्तर प्रदेश से। 30 जून को मानसून पंजाब में दस्तक देता है। और जुलाई के प्रथम सप्ताह में मानसून कश्मीर होता हुआ पाकिस्तान में प्रवेश कर जाता है। ये मानसून की आगमन है या मानसून आने की तिथियां हैं भारत के संदर्भ में। अब हम आगे बढ़ते हैं कि भारत का जो मानसून है वो आर्द्रता जो मानसूनी काल में उसमें आर्द्रता बंगाल की खाड़ी से और अरब सागर से कितने अनुपात में लेता है। जो भारत का मानसून है वो आर्द्रता ग्रहण करता है वो है अरब सागर से 7,700 बिलियन घन मीटर की आर्द्रता मानसून काल में मानसून प्राप्त करता है। और बंगाल की खाड़ी से जो मानसून है वो 2,400 बिलियन घन मीटर की आर्द्रता प्राप्त करता है। अगर प्रतिशत के अनुसार देखा जाए तो 65% घन मिलियन 65% आर्द्रता अरब सागर से और 2400 बिलियन घन मीटर या 35% जो है आर्द्रता
बंगाल की खाड़ी से ग्रहण करता है। और जो बंगाल की खाड़ी के चक्रवात की आदर्श दशाएं होती हैं, या कहें कि वर्षाकालिक जो बंगाल की खाड़ी में जो वर्षाकालिक आदर्श दशाएं होती हैं चक्रवात की, वो होती हैं अक्टूबर से लेकर के 15 दिसंबर तक। अब हम भारत में जो मानसून है उसका वितरण पढ़ेंगे कि भारत में मानसून का वितरण किस तरह से है। भारत में मानसून का वितरण है, भारत में अधिकतम वर्षा जो भारत में वर्षा होती है उसका ज़्यादातर, या कहें कि अधिकतम वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त होती है। हमारी सबसे ज़्यादा मानसून किससे प्राप्त होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। भारत में वर्षा सर्वाधिक होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। मानसून से प्राप्त होती है जो कुल वर्षा का 75% है। जो कुल वर्षा होती है उसका 75% दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त होता है। और 10% जो वर्षा होती है वो मानसून पूर्व की होती है, इंडिया में वर्षा होती है। और 12 से 13% मानसून के बाद वर्षा होती है। ये भारत में मानसून की दशाएं हैं। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार भारत में 125 मिलीमीटर वर्षा होती है। औसत वर्षा भारत में होती है 125 mm। 125 ये वार्षिक औसत वर्षा है, 125 mm वर्षा में। और जो भारतीय मानसून है उसमें क्या है, वर्षा में विचलन देखा जाता है, असमानताएं हैं। भारतीय जलवायु में असमानताएं, मानसूनी जलवायु के साथ की भारतीय जलवायु क्या है, असामान्य जलवायु चाहती है। और इस क्षेत्र को 4 भागों में बांटा गया है, या 4 भागों में डिवाइड किया गया है। इसमें अधिक वर्षा वाला क्षेत्र, सबसे पहले क्या लेंगे, अधिक वर्षा वाला क्षेत्र। और ये वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, जिसमें वर्षा का अनुपात 200 मिलीमीटर या 200 mm से ज़्यादा है, 200 मिलीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है, उसको क्या कहते हैं, अधिक वर्षा वाला क्षेत्र। सबसे पहले हम किसका अध्ययन करेंगे, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र। इनकी पहचान क्या है, इनमें जो वर्षा होती है वो 200 mm से 200 मिलीमीटर से ज़्यादा होती है प्लस। तो वो क्षेत्र कौन कौन से हैं, वो आता है पश्चिमी घाट क्षेत्र। भारत का कौन सा, पश्चिमी घाट का क्षेत्र, पश्चिमी घाट क्षेत्र। पश्चिमी घाट क्षेत्र उसमें कौन कौन से हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पूर्वोत्तर भारत के जहाँ से मानसून एंट्री होती है वो राज्य हैं त्रिपुरा व मिजोरम को छोड़कर। त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़ करके अधिकतम वर्षा होती है पूर्वोत्तर जो 7 सिस्टर राज्य हैं। और एक ये फैक्ट है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है वो जो पश्चिमी घाट में होती है, वो मानसीराम है, जो मानसीराम सुहा कहाँ होती है, मानसीराम में, मानसीराम में। और ये है मेघालय में, मानसीराम कहाँ है, मेघालय में। उसके बाद आते हैं सामान्य वर्षा वाले क्षेत्र। उसके बाद क्या आते हैं, सामान्य वर्षा वाले क्षेत्र। और सामान्य वर्षा वाले क्षेत्र, इनकी पहचान ये है कि इनमें वर्षा होती है वो 200 से सामान्य वर्षा क्षेत्र। इनमें वर्षा का जो औसत होता है वो 100 mm टू 200 mm। ये इसको क्या कहते हैं, सामान्य वर्षा वाले क्षेत्र। ये पश्चिमी घाट का उत्तरी भाग जिसमें बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, MP, उत्तरी यूपी, तमिलनाडु का तटीय मैदान व त्रिपुरा एवं कौन सा, मणिपुर, त्रिपुरा और मणिपुर राष्ट्र। उसके बाद आता है न्यून वर्षा वाला क्षेत्र। न्यून वर्षा में कौन सा आएगा, जिसमें वर्षा होती है 100 mm से कम, इसमें आएगा न्यून वर्षा क्षेत्र। न्यून वर्षा क्षेत्र, कम वर्षा वाले क्षेत्र, कम वर्षा वाले क्षेत्र जिनमें 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। इसमें जो मेन क्षेत्र है उसमें दक्षिणी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी MP, गुजरात, पूर्वी राजस्थान, हमारे राजस्थान का पूर्वी भाग, पंजाब, हरियाणा, प्रायद्वीपीय पठार का अधिकांश भाग, ये सब आते हैं न्यून वर्षा क्षेत्र में। उसके बाद हम देखते हैं अति न्यून। उसके बाद क्या देखते हैं हम, अति न्यून। न्यून के बाद अति न्यून, ये हैं जिसमें 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। उस क्षेत्र को कौन से हैं, वो न्यून है। सबसे पहले इसमें क्या आएगा,
पश्चिमी राजस्थान का भाग कौन सा आएगा? पश्चिमी राजस्थान का भाग आएगा। उत्तरी गुजरात, दक्षिणी पंजाब, हरियाणा का प्रायद्वीप पठार का वृष्टि छाया प्रदेश और लद्दाख क्षेत्र। कौन सा? लद्दाख क्षेत्र, लद्दाख। और लद्दाख के लेह में भारत की सबसे कम वर्षा होती है। भारत की हम कहें कि सबसे कम वर्षा क्षेत्र, सबसे कम वर्षा क्षेत्र है लेह। और सबसे ज़्यादा वाला क्षेत्र मैंने कौन सा बताया था? मानसीराम, जो कहाँ है? मेघालय में। ये क्षेत्र क्या आता है? अत्यधिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है उस क्षेत्र में। और जो लेह है लद्दाख का, वो अति न्यून वर्षा क्षेत्र में आता है। उसके बाद हम भारतीय मानसून के संदर्भ में कुछ सिद्धांत पढ़ेंगे कि भारतीय मानसून है उसके संदर्भ में किन किन विद्वानों ने क्या सिद्धांत दिए हैं। उन सिद्धांतों का मोटे तौर पर अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहले एडमंड हेले ने भारतीय मानसून के संदर्भ में सिद्धांत दिया। वो दिया था एडमंड हेले ने, जो ब्रिटेन के थे। उसके बाद आती है शास्त्रीय संकल्पना। शास्त्रीय संकल्पना भारतीय मानसून के संदर्भ में शास्त्रीय संकल्पना। और शास्त्रीय संकल्पना का प्रतिपादन किया था हेले ने, डडले स्टाम्प और वेगर एवं फ्लोन मोदे में। उसके बाद भारतीय मानसून के संदर्भ में या उसके जलवायु के संदर्भ में आधुनिक संकल्पनाएं दी थी। उसमें थी एमटी मीन। भारतीय मानसून के संदर्भ में आधुनिक संकल्पना इसका प्रतिपादन किया था एमटी मीन मोदे ने। किन्होंने? एमटी मीन ने। आधुनिक संकल्पना एमटी मीन ने दी थी। और तापीय सिद्धांत दिया था, वो दिया था 1686 में। 1686 में ये था तापीय सिद्धांत भारतीय मानसून के संदर्भ में। और ये सिद्धांत दिया था एडमंड हेले ने। बाद में इसमें पुनः संशोधन हुआ 20वीं सदी में। जिसने किसने किया? वेगर ने किया। तापीय सिद्धांत के संदर्भ में ये पूछें कि इसमें संशोधन 20वीं सदी में किसने किया, तो वो किया था वेगर में। स्टाम्प, वेगर और फ्लोन ने भारतीय मानसून की व्याख्या की। भारतीय मानसून की जो संपूर्ण व्याख्या है वो निम्न विद्वानों ने की थी, जिसमें स्टाम्प, वेगर और फ्लोन। कौन कौन से विद्वान थे? स्टाम्प, वेगर एवं फ्लोन ने। इन्होंने क्या की? व्याख्या की भारतीय मानसून की। भारतीय मानसून की व्याख्या किसने की? स्टाम्प, वेगर एवं फ्लोन मोदे ने। हम आगे बढ़ते हैं। अब भारत के जलवायु का वर्गीकरण, जो आज का वीडियो है वो मैंने पहले भी आपको बताया था कि इस दृष्टिकोण को रख के किया है कि हम फैक्ट लेके चलेंगे कि जो ऑब्जेक्टिव है एग्ज़ाम का पैटर्न उसके अनुसार से बहुत अच्छा हमारे लिए साबित हो। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं कि भारतीय मानसून के संदर्भ में किन किन विद्वानों ने जलवायु का वर्गीकरण किया। भारतीय जलवायु का वर्गीकरण किन किन विद्वानों ने किया, उन सब में मुख्य वैज्ञानिकों का हम अध्ययन आज करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि किन किन लोगों ने भारत की जलवायु का वर्गीकरण किया। इससे सबसे पहले हम देखते हैं भारत में प्रमुख जो भूगोलवेता थे वो थे कोपेन, थार्नथवेट और टिवारथा। कोपेन, थार्नथवेट और टिवारथा। कोपेन, थार्नथवेट एवं टिवारथा। इन लोगों ने भारतीय जलवायु का वर्गीकरण किया। क्या किया? वर्गीकरण किया। और इन सब लोगों में जो सबसे महत्वपूर्ण वर्गीकरण है वो है कोपेन का। सबसे इम्पोर्टेंट किसका है? इम्पोर्टेंट क्या है? कोपेन का। तो आज हम सबसे पहले कोपेन के जलवायु का वर्गीकरण का सूक्ष्म अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। कोपेन मुद्दे ने इनका वर्गीकरण किस पे आधारित था? कोपेन का वर्गीकरण
कोपेन कौन थे? ये जर्मन के महान भूगोलवेत्ता थे। कोपेन जर्मन भूगोलवेत्ता थे, और जो इनके जलवायु का वर्गीकरण का आधार था, या कहें कि इन्होंने भारतीय जलवायु का वर्गीकरण किस आधार पे किया, तो वो फैक्ट या वो आधार थे मात्रात्मक में अनुभाव विधि पे। किस पे? मात्रात्मक एवं अनुभाविक विधि। भारतीय जलवायु के संदर्भ में कोपेन का वर्गीकरण मात्रात्मक एवं अनुभाविक विधि पर आधारित था, और कोपेन ने इस वर्गीकरण को दर्शाने के लिए तापमान एवं ऋतुओं के विवरण के आधार पर, कोपेन ने इस विवरण को दर्शाने के लिए तापमान एवं ऋतुओं के विवरण के आधार पर प्रस्तुत किया। कोपेन ने तत्वों के सूचक के रूप में वनस्पति का उपयोग किया, और जो इसने सूचक बनाए वनस्पति की, इसको किस तरह से मैं सूचित करूं या किस तरह से इंटीग्रेटेड करूं, तो उसने वनस्पति का सहायक लिया, वनस्पति के सहयोग से इन चीज़ों का हल किया। और जो कोपेन का वर्गीकरण था उसके संबंध में हम फैक्ट लेंगे कि कोपेन ने सबसे पहले अपना वर्गीकरण की सन में दिया। चलो आगे हम बढ़ते हैं। प्रथम जो इसने शुरुआत की थी कोपेन का था 1918 में। 1918 में कोपेन ने सबसे पहले जलवायु का वर्गीकरण किया, और 1918 में इसने प्रथम संशोधन किया। प्रथम संशोधन कौन सा? प्रथम संशोधन। उसके बाद द्वितीय संशोधन 1931 में। कोपेन ने द्वितीय संशोधन कब किया? 1931 ने अपने वर्गीकरण में द्वितीय संशोधन किया। और 1936 के बाद इन्होंने 1931 के बाद इन्होंने थर्ड बार 1936 में थर्ड टाइम इसमें संशोधन किया। और फिर 1936 के बाद 1951 में फोर्थ टाइम इन्होंने इसमें संशोधन किया। सॉरी 1951 नहीं, ये 1953 है। ये 1953 ने इसमें लास्ट बार कोपेन ने संशोधित किया, और इसमें उसमें किसका सहयोग इसने किया कि गिगर पाल को ही इनके सहयोगी थे। इसलिए जो इनका लास्ट जो संशोधन है या जलवायु का लास्ट वर्गीकरण है उसे कोपेन और गिगर पाल को ही के संशोधन के नाम से जाना जाता है। और अपनी जलवायु को दशाओं को दर्शाने के लिए कोपेन ने अंग्रेजी के बड़े अक्षरों का प्रयोग किया, और उसमें फर्स्ट जो बड़े कैपिटल लेटर थे उनको लिया और उनको सूचकांक के रूप में दर्शाया कि इस कैपिटल का ये मीन होता है, इस कैपिटल का ये अर्थ होता है। उन चीज़ों का अध्ययन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ये इस प्रकार है, ये है। सबसे पहले कोपेन ने ए लेटर लिया, अंग्रेजी का सबसे बड़ा ए, और ए का मतलब जो कोपेन ने बताया उसमें शीत रहित और उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। ए का मतलब क्या बताया कोपेन ने कि शीत रहित उष्ण कटिबंधीय एवं आर्द्र जलवायु। बी लिया, और बी का मतलब बताया गर्म शुष्क वर्षण की तुलना में वाष्पीकरण अधिक। इसमें क्या है कि वर्षा की तुलना में वाष्पीकरण अधिक हो रहा है। जो वर्षा क्या है वो आर्द्रता तो ज़्यादा ले रहा है, उसका इंक्रीज तो ज़्यादा हो रहा है और डिक्रीज कम हो रहा है। फिर आता है सी, सामान्य शीत ऋतु। सी जो कैपिटल लेटर लिया उसने सामान्य शीत ऋतु को बताया। इसको आर्द्र उष्ण, इसमें सामान्य शीत ऋतु या आर्द्र ऋतु या उष्ण आर्द्र ऋतु। और डी है उसमें लिखे मध्य अक्षांशीय शीत व शीतलवन व सामान्य शीत जलवायु। जो डी कैपिटल है उससे इसने दिखाया कि मध्य अक्षांशीय शीत वन व सामान्य शीत जलवायु। और ई को उन्होंने दर्शाया ध्रुवीय जलवायु। और उसके बाद इन्होंने इसका जो लास्ट संशोधन हुआ था, जो मैंने कहा था कि जो गिगर पाल को ही वे इनके सहयोगी थे,
उसमें भी संशोधन किया जो 1953 में हुआ था। उस संशोधन में इसमें इन्होंने और सुधार किया और उन्होंने इंग्लिश के छोटे स्मॉल लेटर थे उनका प्रयोग किया और उनको इस प्रकार से जलवायु में यूज लिया कि उनका उपविभाजन किया गया, कि जलवायु का उपविभाजन किया हम कह सकते हैं। उपविभाजन के अंदर इन्होंने ए उष्ण ग्रीष्मकाल, जो स्मॉल लेटर है छोटे शब्द हैं उनमें लिया इंग्लिश का, ए उष्ण एवं ग्रीष्मकालीन, बी ए के होगी उष्ण एवं ग्रीष्मकाली, और बी से इन्होंने दर्शाया सर्द ग्रीष्मकालीन, और सी से इन्होंने दर्शाया सर्द एवं लघु ग्रीष्म ऋतु, और एफ से इन्होंने दर्शाया वर्ष भर वर्षा वाली जलवायु, वर्ष भर वर्षा वाली जलवायु, और डब्ल्यू से इन्होंने दर्शाया कि शीतकाल की शुष्क जलवायु, और एच से इन्होंने दर्शाया कि ग्रीष्म की शुष्क जलवायु, और एच से इन्होंने दर्शाया कि औसत वार्षिक तापमान। एच जलवायु जो इन्होंने छोटा लिया, इससे औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से क्या रहेगा ज़्यादा, 18 से ज़्यादा जो रहेगा वो क्या है, उसमें एच शब्द का उपयोग लिया। उसके बाद के छोटा के औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से कम, वो किस शब्द के या किस वर्ड से, के, और एम का मतलब मानसूनी, छोटा एम, और टी का मतलब टुंड्रा। और इसमें उपविभाजन करने के बाद उन्होंने जलवायु को निम्न रूप में, इनका वर्गीकरण निम्न रूप में दर्शाया। निम्न रूप में इसको हम समझेंगे जो इस तरह से है। सबसे पहले कोपेन ने ये दिया, अंग्रेजी का बड़ा लेटर लिया ए, फिर ए के बाद ए एफ, ए डब्ल्यू, ए एम, उसके बाद उसने बी का वर्गीकरण किया जिसमें बी डब्ल्यू, फिर बी को और डिवाइड किया, बी डब्ल्यू एच और बी डब्ल्यू के, उसके बाद बी का फिर डिवाइड किया, बी एस एच और बी एस के। उसके बाद इन्होंने सी जलवायु ली, सी प्रकार की जलवायु, सी एस, सी डब्ल्यू व सी एफ। उसके बाद इन्होंने डी प्रकार की जलवायु ली, उसको उसने दो भागों में डिवाइड किया, डी एफ और डी डब्ल्यू। उसके बाद इन्होंने ई प्रकार की जलवायु ली, ई टी और ई एफ, इसको दो भागों में बांटा, और लास्ट में एक जो उनका लास्ट संशोधन उसमें एक पर्वतीय जलवायु एच शब्द और जोड़ा, जो पर्वतीय जलवायु को रहती है उसने एच अक्षर के माध्यम से दिखाया। इसको हम पुनः रिपीट करेंगे, उसको बाद में इसको एक बार फिर रिवाइज करेंगे। सबसे पहले क्या, इंग्लिश का बड़ा लेटर लिया, उसका डिवाइडेशन किया तीन भागों में, ए एफ, ए एम और ए डब्ल्यू और ए एम, सॉरी इसको ए एम बोल गया था। उसके बाद बी का डिवाइडेशन किया, बी को दो भागों में बांटा, बी डब्ल्यू और बी एस। उसके बाद बी डब्ल्यू एच और बी डब्ल्यू के। उसके बाद बी एस में बी एस एच और बी एस के। उसके बाद सी और सी एस और सी डब्ल्यू। उसके बाद सी एफ। उसके बाद डी एफ, डी डब्ल्यू। उसके बाद ई प्रकार की जलवायु, ई टी और ई एफ। उसके बाद एच पर्वतीय जलवायु। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को प्रभावित करेगी, आप लेके प्रभावित होगी। अब अगले वीडियो में हम भारत की जलवायु के संबंध में कोपेन के वर्गीकरण को पढ़ेंगे, और ये हम चीज़ें इसकी पृष्ठभूमि ली है कि कोपेन की जलवायु को भारत के संदर्भ में पढ़ने से पूर्व उसकी हमें पृष्ठभूमि या उसका बैकग्राउंड पता रहना चाहिए। इस कारण से मैंने इस कोपेन की जलवायु को दर्शाया, जो कि महत्वपूर्ण है। इसी आशा के साथ आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।